हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे आप भाई? आज तो धोखा हो गया शेयर बाजार में। कल एसजीएक्स निफ्टी बुरी तरह से गिर गया, 9000 का लेवल भी काट दिया। ऐसा लगा कि भैया आज बाजार भयंकर गैप डाउन ओपनिंग करेगा, पर रात ही रात में चमत्कार हो गया। जब रात शुरू हुई थी, यानी जब डाउ जोन्स खुला था अमेरिका में, तो सुबह थी तो सारे के सारे अमेरिकी इंडेक्स जो थे वो लाल में थे, सब पे लाली लाली छाई हुई थी। और फिर जब सुबह उठ के देखा तो सारे हरे हो चुके थे। और आपका एसजीएफ निफ्टी भी जो है लगभग कल की क्लोजिंग के आसपास ही घूम रहा था। फिर मैंने पॉडकास्ट भेजा था सुबह, आपने सुना होगा, बाजार सुबह सुबह, और दूसरा शार्क मार्केट अर्ली मॉर्निंग अपडेट्स। मैं दो देता हूं ना आपको, तो दोनों में मैंने बताया था, एक इंग्लिश में देता हूं हिंदी में। तो मैंने उसमें बताया था कि भाई करिश्मा हो गया, बाजार तो अब ऐसा लग रहा है फ्लैट ओपनिंग होगी, और उसके बाद बाजार फ्लैट ही खुला। और आज भी बाजार का तमाशा हो गया, नीचे ऊपर करते हुए बाजार वहीं पे क्लोज हुआ जहां पे कल क्लोज हुआ था। यानी कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग में कुछ फर्क ही नहीं। ऐसा लग रहा है कल की और आज के 24 घंटे में हमने कुछ किया ही नहीं, जहां से चले थे वही आगे। एक पुरानी कहावत है, लौट के बुद्धू घर को आए। आज तो हमारा निफ्टी धोखा कर गया, या कह लीजिए निफ्टी बुद्धू है, लौट के वहीं आ गया। तो लौट के बुद्धू घर को आए, वो वाली बात आज हो गई। तो आइए इस चीज की डिटेल चर्चा जो है आगे करेंगे अपने एमकेजे निफ्टी टॉक्स में। तो आइए अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं बाजार आज में। सबसे पहला सेक्शन एमकेजे निफ्टी टॉक्स। तो आपके सामने निफ्टी 50 का चार्ट आ गया है। अगर आप आज का चार्ट देखेंगे तो भैया एक खाई नुमा चार्ट है, इंग्लिश में डिच कह लीजिए, ट्रेंच कह लीजिए, जो आपको ठीक लगे। बीच में देखिए खाई बनी हुई है और दोनों तरफ जो है ऊंचाई है। तो अगर आप देखते हैं कि बाजार जो कल बंद हुआ था 9142 पे बंद हुआ, और आज देखिए बाजार 9136 पे बंद हुआ। यानी बाजार कल जहां था आज भी वहीं खड़ा रहा। तो अगर आप देखते हैं तो आज बाजार जो खुलता है 9182 पे खुलता है, और एक पीक बनाता है 9182 की, और उसके बाद बाजार गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता एक बॉटम बनाता है 9050 का। तब एकदम दिल जो है बाग हो जाता है, लगता है अभी काटा 9000, अभी काटा 9000, अभी काटा 9000। पर बाजार हमें धोखा देता है और फिर ऊपर की तरफ अपनी रफ्तार बना लेता है, गिरता है चढ़ता है, और लास्ट में 9136 पर लगभग 6 पॉइंट पिछली क्लोजिंग के कम पर, यानी पिछली क्लोजिंग के मुकाबले 6 पॉइंट डाउन पर बाजार बंद हो जाता है। यानी मॉरल ऑफ द स्टोरी आज ये निकल के आती है, एक खाई बन जाती है, ऊपर से गिरता है और वापस ऊपर चला जाता है। यानी बाजार ने आज कुछ प्रोग्रेस नहीं करी, ना कोई कहने गिरावट करी, जहां था वहीं का वहीं खड़ा रहा। कल से लेके आज तक का जो है सफर जो है समझ लीजिए बस ऐसे ही झूमते झामते हम वहीं को पहुंचे जहां पर शुरू हुए थे। तो आज अगर हम बात करें कि 3% से ज्यादा वोलेटिलिटी किन किन स्टॉकों में थी, तो अगर हम 3% से तेजी की बात करें तो केवल एक ही स्टॉक में तेजी थी, वेदांता, जो आजकल डीलिस्टिंग के वजह से काफी चर्चा में है। इसके ऊपर मैं मोस्ट प्रोबेबली कल की वीडियो में आपसे या परसों की वीडियो में इसकी चर्चा करूंगा। तो और एक ही शेयर था बस जिसने 3% से ज्यादा की तेजी दिखाई, और इसने लगभग 4.25% की दिखाई। और अगर गिरावट वाले शेयर देखें तो वो भी कोई ज्यादा नहीं थे, मात्र 5 शेयर थे, और सबसे ज्यादा गिरावट जो थी M&M में थी, और उसके बाद भारतीय इंफ्राटेल, एक्सिस बैंक, यूपीएल और जी एंटरटेनमेंट में थी। यानी ओवरऑल अगर देखा जाए आज वोलेटिलिटी बाजार में कम थी, रेंज बाउंड मूवमेंट थी। ऐसे चंद ही स्टॉक थे जिन्होंने 3% से ज्यादा की चढ़ाई या गिरावट दिखाई हो। अब बात करते हैं की इंडिसेस की। की इंडिसेस में खास बात देखनी है कि सारे के सारे की इंडिसेस लाल में है, यानी लालियाली छाई हुई है, अर्थात सारे के सारे लॉस में है। सबसे ज्यादा फॉल देखने को मिला निफ्टी बैंक में, और सबसे कम फॉल देखने को मिला निफ्टी स्मॉल कैप 100 में। अदरवाइज सारे इंडेक्स लाल में थे, और विक्स का जो हमारा इंडेक्स है वो भी लगभग 0.5% गिरा था, लाल में था। यानी कहीं ना कहीं प्रीमियम कम हो रहे थे। मैंने बहुत सारी पुट्टे बेच रखी हैं डिफरेंट स्टॉक्स की, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया भी था मैं किस तरह से पुट बेच के स्टॉक खरीदने के चक्कर में रहता हूं। तो सभी में अच्छा लाभ है, एक भी ऐसी पुट नहीं जिसमें प्रॉफिट ना हो। रीजन कि भैया पुट का प्रीमियम गिरता जा रहा है, डिके हो रही है पुट, और ऊपर से विक्स भी गिर रहा है।
अब बात करते हैं सेक्टोरल इंडिसेस की। तो सेक्टोरल इंडिसेस जरा मिले जुले थे, लाल और हरे रंग के दोनों प्रकार के फूल इसमें खिले हुए थे, यानी लालियाली भी थी और हरियाली भी थी। सबसे ज्यादा अगर आप गिरावट देखेंगे तो वो निफ्टी मीडिया में थी, उसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक में, उसके बाद निफ्टी रियलिटी में, उसके बाद निफ्टी प्राइवेट बैंक में। तो इस तरह से इन क्षेत्रों में, इन सेक्टरों में हमें लाली देखने को मिली, यानी कि अर्थात गिरावट देखने को मिली। और अगर हम तेजी वाले सेक्टर कहें तो सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी मेटल में थी, उसके बाद निफ्टी एनर्जी में, उसके बाद निफ्टी इंफ्रा में। तो ओवरऑल अगर देखें लगभग आधे सेक्टर लाल थे, आधे सेक्टर हरे थे। यानी कि मैं कह रहा हूं ना कि आज बाजार की जो मूवमेंट थी, समझिए कुछ बस ऐसे ही था, हलचल हल्की हल्की थी, बिल्कुल शांति का माहौल था, रेंज बाउंड सारा काम हो रहा था। आइए अब चर्चा करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स में, और मैं आपके लिए दो स्टॉक्स लेके आया हूं। पहला स्टॉक है मनापुरम। ये मेरे बहुत सारे मेंबर पीछे दौरान पूछ भी रहे थे, भाई सर मनापुरम फाइनेंस के बारे में बताइए। तो आइए मनापुरम के आज रिजल्ट्स आ गए हैं Q4 के, हम देखते हैं। भाई मनापुरम के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आए हैं। अगर आप मनापुरम की सेल्स देखेंगे तो लगभग 48% बढ़ी है, और ये 1084 करोड़ से बढ़कर 1605 करोड़ हो गई है। तो मजा आ जाता है ऐसे वक्त में किसी कंपनी की अच्छी परफॉर्मेंस देखने में। तो भैया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 48% की सेल्स में इंक्रीमेंट, भाई साहब कमाल है, मतलब मायने रखता है। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट ने भी इक्वली गुड परफॉर्मेंस दिखाई है, लगभग 54% से बढ़ा है। सेम क्वार्टर में लास्ट ईयर प्रॉफिट थे 256 करोड़, और इस बार 394 करोड़, पूरा राउंड कर दें तो 395 करोड़ के प्रॉफिट है। इबिटडा भी जो है 54% बढ़ा है, 752 करोड़ से बढ़कर 1158 करोड़ के आसपास हो गया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। अगर इसकी ईपीएस की बात करें क्वार्टरली, लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में ईपीएस थी 3 रुपए 7 पैसे, जो कि अब बढ़कर 4 रुपए 72 पैसे हो गई है। तो एक अच्छी परफॉर्मेंस है, मैं इनके लिए तालियां बजाना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा मुझे ऐसी परफॉर्मेंस देख के। आइए आज इसका प्राइस चार्ट का मूवमेंट देखते हैं। भाई आज मन्नापुरम जो लगभग 3.5% की तेजी के साथ बंद हुआ है। बाजार में आज ये खुलता है 129 रुपए में, बॉटम बनाता है 124 रुपए का, और पीक बनाता है 132 रुपए के आसपास की। अगर आप 52 वीक हाई देखेंगे तो वो 195 के आसपास है, 52 वीक जो लो है वो 74 के आसपास है। यानी शेयर अपने 52 वीक हाई और 52 वीक लो के लगभग बीच में ट्रेड हो रहा है। टोटल ट्रेड अगर शेयर्स में देखा जाए तो बहुत बड़ा हुआ है, 3.5 करोड़ से ज्यादा के शेयर्स की खरीदारी और बिकवाली हुई है। आइए अब इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। कंपनी का जो अगर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो रीजनेबली गुड है, मैं बहुत हाई तो नहीं कहूंगा, रीजनेबली गुड है, 1.73% के आसपास की डिविडेंड यील्ड है। प्राइस अर्निंग रेशियो कंपनी का खासा लो है, 10 टाइम से भी कम है, ये लगभग 9.74 है स्टैंड अलोन बेसिस पे, और 8 टाइम्स है आपका कंसोलिडेटेड बेसिस पे। प्राइस टू बुक रेशियो भी बड़ी रीजनेबल है, 2.45 और 2.35 है स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड बेसिस में। स्टैंड अलोन का मतलब होता है केवल अपनी अपनी, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है अपनी और सब्सिडरी की मिला के, यानी कंसोलिडेटेड को आप फैमिली समझ सकते हो और स्टैंड अलोन को इंडिविजुअल समझ सकते हो। और अगर आप डिलीवरेबल्स देखेंगे तो कंपनी के 20% से कम है, यानी 80% से ज्यादा इस वक्त इस कंपनी में इंट्राडे ट्रेडिंग हो रही है। अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखेंगे वो 23 टाइम्स है, और इस कंपनी का जो है वो 9.74 टाइम्स है, जो इस बात का क्लियर इंडिकेशन है कि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है बहुत अच्छी है, और इस वक्त कंपनी बाजार में सस्ते रेटों पे उपलब्ध है। अगर कोई व्यक्ति इसको खरीदना चाहे, जैसे मैं भी इसे खरीदना चाहूंगा, मेरी निगाहें बनी हुई है, कहीं ना कहीं ये मौका देगा, डिप मारेगा तो मैं इसको खरीदूंगा। जब इसका भाव लगभग 100 रुपए से नीचे था तो मेरे बेटे का एक दिन फोन आया कि पापा इस शेयर को ले लो, पापा इस शेयर को ले लो। मैंने कह दिया और गिरेगा, अभी नहीं लेते, बाद में लेंगे, और अब चढ़ गया। तो भैया देखो यही शेयर बाजार है, अच्छी चीज मिले तो मौके पर उठा लेनी चाहिए, ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, ज्यादा सोचने से अच्छी चीज हाथ से निकल जाती है। वैसे भी अभी ये कोई बहुत ओवर प्राइस शेयर नहीं है, अगर आप अपनी निगाहें इस पे गाड़े रखेंगे, चील की निगाहों से इस पे आप ध्यान रखेंगे, तो आज नहीं तो कल आपको अच्छे भाव पे ये शेयर मिल सकता है। मैं खुद इसी तरह की निगाहें गाड़ के इसको देख रहा हूं और इसको अच्छे रेट पे पकड़ने की कोशिश करूंगा। आइए दूसरी कंपनी जो मैं आपके लिए लेके आया हूं उसका नाम है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इसके भी Q4 के रिजल्ट आ गए, परफॉर्मेंस बड़ी बेकार है क्योंकि Q4 में इसने लगभग 122 करोड़ का घाटा डिक्लेयर किया, तो परफॉर्मेंस के नाम पर तो धब्बा हो गई है कंपनी। और अगर आप इसकी सेल्स देखेंगे तो उसमें 35% की बढ़त है, और सेल्स जो है 1775 से
1775 करोड़ से बढ़कर 2405 करोड़ हो गई है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, यानी कि पिछले साल इसी क्वार्टर में थी 1775 करोड़ और इस बार है 2405 करोड़। पर प्रॉफिट में इसने शर्मनाक पोजीशन दिखाई है और 122 करोड़ से ऊपर का घाटा डिक्लेयर किया है, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल इस कंपनी ने लगभग 36 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था। तो इतना बढ़िया परफॉर्मेंस कंपनी का नहीं है, यानी टॉप लाइन यानी सेल्स तो इंप्रूव हुई है और बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट में गिरावट हुई है। एक चीज ऊपर दूसरी चीज नीचे, ऐसी परफॉर्मेंस रही है। आइए शेयर की आज बाजार में परफॉर्मेंस देख लेते हैं। जो आपका टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट है आज बाजार में 352 के भाव पे क्लोज हुआ है, ओपन हुआ था 353 के भाव पे, नीचे का इसने एक बॉटम बनाया था 349 रुपए का और पीक बनाया था 367 रुपए का। अगर कल से आज की क्लोजिंग को कंपेयर किया जाए तो आज की क्लोजिंग लगभग 3% गिरकर हुई है, यानी आज इसको शेयर बाजार ने खट से एक चाटा मारा है और इसका भाव गिर गया। शेयर में अगर आप ओवरऑल ट्रेडिंग देखेंगे तो लगभग 94 लाख की ट्रेडिंग है। अब बात करते हैं इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स की। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 32,000 करोड़ का है, जो इसको एक लार्ज कैप कंपनी बना देती है। अगर डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो ना के बराबर है 0.7%। और अगर आप इसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो बहुत हाई है 92 टाइम्स, और प्राइस टू बुक रेशियो भी हाई है, लगभग 7.25 टाइम्स का है। और इसमें जो डिलीवरेबल्स हैं 53% के हैं, अर्थात लोग बहुत सारे इसमें शेयर्स की डिलीवरी जो है उठा रहे हैं 50% से ज्यादा। अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशियो देखेंगे तो 57 टाइम्स है और कंपनी का पी रेशियो 92 टाइम्स है, और इस बार उसने लॉस भी डिक्लेयर किया। इन सभी बातों को अगर कंसीडर किया जाए तो कंपनी कहीं ना कहीं ओवर प्राइस ओवर वैल्यू लगती है। कंपनी ने 52 हफ्ते में जो पीक बनाया था वो 408 रुपए का बनाया था और जो बॉटम बनाया था वो 97 का बनाया था। इस वक्त इसका भाव 352 के आसपास है, कहीं ना कहीं अपने पीक के आसपास है। आइए कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं। कंपनी के ऊपर उधार भी चढ़ा हुआ है। अगर आप देखेंगे कंसोलिडेटेड बेसिस पे तो कंपनी के ऊपर हल्का सा लोन है, पर स्टैंड अलोन बेसिस पे कंपनी जीरो डेट कंपनी है। कंपनी की स्टैंड अलोन बेसिस पे जो शेयर होल्डर फंड है वो लगभग 4,500 करोड़ के हैं और कंसोलिडेटेड बेसिस पर लगभग 7,300 करोड़ के हैं। इसके अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरिंग स्टैंड अलोन बेसिस पे बिल्कुल जीरो है और कंसोलिडेटेड बेसिस पे लगभग 800 करोड़ है, यानी 10% से हल्की सी ज्यादा है। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं तो कंपनी की बैलेंस शीट भी ठीक ठाक नजर आ रही है। अब आप अगर मेरे से पूछेंगे कि भाई मैं इस शेयर को किस भाव लेना चाहूंगा, परफॉर्मेंस देखकर तो मैं इस शेयर को अभी लेना नहीं चाहूंगा। मैं देखूंगा, मौका लगेगा तब सोचेंगे और पिक्चर क्लियर होगी। खाम का बुरे वक्त में लॉस मेकिंग कंपनी में हाथ डाला जाए और वो भी जब वो अपने 52 वीक हाई पर हो। अब मेरे पास कोई इसकी इंटरनल न्यूज नहीं है, कोई इसमें छुपी हुई बात हो, इंटरनल बात हो तो मैं नहीं कह सकता। अदरवाइज मैं अभी इस वक्त इस कंपनी के शेयर को अवॉइड करूंगा। ऑल्दो ये मेरे पोर्टफोलियो में है और ये मैंने नॉर्मली वो जो MKJ फिक्स्ड डबल वगैरह के हिसाब से जो हम स्मॉल केसेस लेते हैं उसके अंतर्गत इसको मैंने खरीदा हुआ है। बाकी इसको ऊपर नजर रखेंगे और स्मॉल केस के साथ खरीदा तो स्मॉल केस के साथ ही बेचेंगे। इंडिविजुअली मैंने इसको खरीदा नहीं है तो मेरा बेचने का भी कोई प्रश्न उठता नहीं है और अभी खरीदारी की मेरा भी कोई विचार है नहीं। आइए आज मेंबर्स क्वेरी में हम अपना प्रश्न लेते हैं। हमारे साथ अमन मल्होत्रा जी का प्रश्न है, स्क्रीन पे आ गया। ये मेरे व्हाट्सएप के मेंबर हैं। ये कह रहे हैं कि सर हमें ना सब तरह की एक्सपायरीज के बारे में समझाइए और इसका क्या इंपैक्ट होता है, क्या डेट्स होती है, किस तरह से, ताकि हमें पता चल सके कि हम फ्यूचर ऑप्शन में जो काम कर रहे हैं वो किस प्रकार से कर रहे हैं। बेटा एक्सपायरीज दो तरह की होती है। आइए ज्ञान की बात है, आप सभी ध्यान से सुनिए। एक्सपायरीज दो तरह की होती है, एक वीकली और मंथली। वीकली एक्सपायरी हर थर्सडे को होती है और मंथली एक्सपायरी हर महीने के लास्ट थर्सडे को होती है। आज चल रहा है मई का महीना, मई का महीना का लास्ट थर्सडे 28 तारीख का, यानी मंथली एक्सपायरी जो है 28 तारीख को होगी। और वीकली एक्सपायरी हर हफ्ते थर्सडे को होती है और मंथली एक्सपायरी हर महीने के आखिरी थर्सडे को होती है, यानी होती थर्सडे को। ये पहली बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं निफ्टी की। भाई अगर आप निफ्टी पे डील कर रहे हैं तो उसकी मंथली एक्सपायरी भी होगी, वीकली भी होगी। यानी निफ्टी के फ्यूचर्स और ऑप्शंस की जो एक्सपायरी होती है वो वीकली भी होती है, मंथली भी होती है। लेकिन अगर आप स्टॉक्स के ऑप्शन पे काम कर रहे हैं, किसके ऑप्शन पे? स्टॉक्स के ऑप्शन पे, तो स्टॉक्स के ऑप्शंस या फ्यूचर्स जो होते हैं उनकी सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। यानी अगर आपने रिलायंस का FNO खरीदा है,
में काम किया है तो उसकी एक्सपायरी लास्ट थर्सडे ऑफ द मंथ होगी। और अगर आपने किसके एफएनओ में काम किया, इंडेक्स के, तो आप बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, आप वीकली वाला भी ले सकते हैं और मंथली वाला भी ले सकते हैं। तो इस तरह से एक्सपायरी मोटा मोटा दो तरह की हो गई, वीकली और मंथली। मंथली और वीकली जो है वो लगती है निफ्टी वगैरह पे, जो इंडेक्स स्टॉक्स होते हैं, इंडेक्स होते हैं, और जो स्पेसिफिक स्टॉक्स का फ्यूचर ऑप्शन होता है उस पे लगती है मंथली एक्सपायरी। तो आपको दोनों तरह की एक्सपायरी का मतलब समझ में आ गया होगा। एक बात और बता दूं, जो इंडेक्स स्टॉक्स होते हैं, इंडेक्स एफएनओ होता है, यानी जैसे निफ्टी 50 का हो गया, बैंक निफ्टी बैंक हो गया, इनके इंडेक्स में आपको सदा स्क्वायर ऑफ ही करना होता है। क्या करना होता है? स्क्वायर ऑफ। यानी अगर आपने कोई चीज खरीदी है तो उसको बेचनी पड़ेगी, तो स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्टॉक्स में डील करते हैं, जैसे रिलायंस हो गया, इंडसइंड बैंक हो गया, इसके आप ऑप्शंस में काम करते हैं तो आप फिजिकल सेटलमेंट भी ऑप्ट कर सकते हैं। क्या ऑप्ट कर सकते हैं? फिजिकल सेटलमेंट। उस केस में क्या होता है, जो आपके स्पेशली स्टॉक्स होते हैं, तो जो थर्सडे होता है ना, उससे 2 दिन पहले आप चाहो तो स्क्वायर ऑफ कर लो। अगर आप 2 दिन पहले तक स्क्वायर ऑफ नहीं करोगे और आपका जो ये ऑप्शन है वो इन द मनी हो जाता है, तो जिसने उसको बेचा होगा और जिसने खरीदा होगा उसको उसकी फिजिकल सेटलमेंट करनी पड़ेगी। यानी एक बंदे को पैसे देने पड़ेंगे, दूसरा बंदा शेयर ले लेगा, यानी फिर वो फिजिकल सेटलमेंट मिलेगी। यानी अगर एक बार फिर सुन लीजिए, आप स्टॉक ऑप्शंस में काम कर रहे हैं तो जब आपके महीना खत्म होता है, उसका लास्ट थर्सडे है, उससे 2 दिन पहले आप स्क्वायर ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज आपका सौदा फिजिकल सेटलमेंट में चला जाता है। फिर भी आप इसकी डिटेल जानकारी जो है अपने उस डीमैट अकाउंट वाली हेल्पलाइन से लीजिएगा जिसमें आपका अकाउंट खुला हुआ है। क्योंकि मैंने आईसीआईसीआई डायरेक्ट में बात की थी, वो तो कहता है जी हम तो फिजिकल सेटलमेंट करते ही नहीं। मैंने जीरोधा में बात करी, वो कहता है जी हम तो करते हैं फिजिकल सेटलमेंट। मैंने बात कर ली, तसल्ली कर ली, तो मैं प्रिपेयर हो गया कि भाई मैं फिजिकल सेटलमेंट भी कर सकता हूं। आईसीआईसीआई वाले ने मना कर दिया, इसलिए मुझे जीरोधा का प्लेटफॉर्म ज़्यादा पसंद आता है। और जीरोधा के प्लेटफॉर्म का मैंने रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, अगर आप चाहें तो उसका इस्तेमाल कर आप अकाउंट खोल सकते हैं। कोई दिक्कत है मेरे स्टाफ से पूछिएगा, वहाँ व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है, वो आपकी मदद करेगा, तो कोई परेशानी आने की ज़रूरत है नहीं। आइए बात करते हैं बाजार कल। आपको पता ही है बाजार कल में हम 4 पैरामीटर्स पे बात करते हैं, एक टेक्निकल एनालिसिस, एक ऑप्शन चेन एनालिसिस और एक DIs की क्या एक्टिविटी रही और अंतरराष्ट्रीय बाजार। तो शुरुआत करते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में हमने पूरा चार्ट ले लिया है और 4 पैरामीटर्स इसमें डिस्कस करते हैं। आपका कैंडलस्टिक्स, बॉलिंजर बैंड, MACD और RSI, पूरा कंप्लीट चार्ट आपको नजर आ रहा है। आइए अब देखते हैं। पहले हम एक बात ऑब्जर्व करते हैं कंप्लीट चार्ट में, जो मैंने पहले भी डिस्कस की थी, कि हमारा जो निफ्टी 50 है वो राइजिंग वेज बना रहा है। एक बार फिर मैं राइजिंग वेज लेके आया हूं, और मैंने बताया था जब राइजिंग वेज होता है वो पीछे से चौड़ा होता है और आगे जो है मिल जाता है। और हम जो ऊपर की लाइन बनाते हैं वो इस तरह से बनाते हैं कि कैंडल्स की टॉप टच करे, और नीचे की लाइन बनाते हैं कि नीचे जो कैंडल्स की बॉटम है उनको टच करे। छूते हुए 2 हम बना देते हैं एरो, और अगर एरो पीछे से खुले और आगे जाके मिल जाए ऊपर की तरफ, इसको बोलते हैं राइजिंग वेज। और अगर ये गिरते बाजार में बनता है तो इसका मतलब होता है चौंच बनने से पहले कहीं भी बाजार एक बड़ी गिरावट की तरफ बढ़ सकता है। और आप देखेंगे ऐसा हुआ, और बाजार काफी दिनों से लगातार गिर रहा है। अगर आप गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आज 9 दिन हो गए बाजार को लगभग गिरते हुए, और बाजार बार बार नीचे गिर रहा है। तो यानी हमने राइजिंग वेज की चर्चा बहुत समय पहले शुरू कर दी थी, आज से लगभग 15-20 दिन पहले। और तब कई लोग कहते नहीं बाजार नहीं गिरेगा, राइजिंग वेज कामयाब नहीं होगा, और आपने देखा राइजिंग वेज काफी हद तक कामयाब रहा है। आपको राइजिंग वेज कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए, और वाकई मजा आया हो तो लाइक का बटन दबाइए। अब हम बात करते हैं कैंडल की। आज की अगर आप कैंडल देखेंगे तो बेरिश कैंडल बनी है, लाल कैंडल बनी है, मतलब बाजार खुला था ऊपर और बंद हुआ नीचे। और ये जो कैंडल है इसको आप हैमर कैंडल भी कह सकते हैं। क्यों? ये हैमर के रूप में बनी है अगर ध्यान से देखें, और क्योंकि गिरते बाजार में बनी है। लेकिन सही मायने में ये हैमर नहीं है, क्योंकि जो हैमर की बॉडी होती है और जो नीचे की टांग होती है, नीचे की जो टांग है या विक कह लीजिए, वो बॉडी से दुगनी होनी चाहिए। अगर आप यहां देखेंगे तो वो बॉडी की मुश्किल से 1.25 गुना भी नहीं है। तो सही मायने में मुझे कुछ लोगों ने कमेंट लिख दिया था कि हैमर बनी है, सही मायने में ये हैमर नहीं है। अगर इसकी बॉडी थोड़ी छोटी हो जाती है तो हैमर बनती। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। इसको मारूबोजू भी नहीं कह सकते, क्योंकि ऊपर तो ये फ्लैट है तो ये मारूबोजू जैसी होगी, लेकिन नीचे की विक ना खासी लंबी हो गई। अगर नीचे की विक छोटी होती ना फिर इसको मारूबोजू भी बोल सकते थे। यानी कि आज की कैंडल को आप नॉर्मल आप कह दीजिए स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। तो इसमें हुआ क्या, बाजार खुलता है तेज, उसके बाद जो है इसमें बेयर्स हावी हो जाते हैं, उसको दबा के बहुत नीचे ले आते हैं।
तो देखिए बाजार नीचे जाता था, नीचे जाता था, उसके बाद बुल्स लौट आते हैं और बाजार को थोड़ा ऊपर ले जाके बंद कर देते हैं। तो इसलिए नीचे की डंडी यानी विक यानी टांग लंबी बन जाती है और बॉडी रिलेटिवली छोटी बन जाती है। तो कहीं ना कहीं ये इस चीज का इंडिकेशन जरूर दे रही है कि भाई शुरू में तो आपके बियर्स ने बाजार पे काबू बनाया, बाद में ऐसी बात नहीं है, बुल्स ने भी काफी शक्ति दिखाई। तो ये नहीं कह सकते हम बुल्स की महिमा को इग्नोर कर दें। अब हम बात करते हैं बोलिंजर बैंड की। देखिए आपके सामने बोलिंजर बैंड आ गया। अगर आप बोलिंजर बैंड को ध्यान से देखेंगे, पहली बात ये नोट करिए कि ये ना नैरो हो गया, इसका जो बैंड है पीछे चौड़ा था और अब थोड़ा नैरो हो गया। नैरो में क्या होता है कि अगर नैरो बैंड थोड़ा कंटिन्यू रहता है तो फिर एक ब्रेकआउट जरूर होता है, या तो बाजार नीचे गिरेगा तेजी से या ऊपर गिरेगा। वो भविष्य ही बताता है कि ब्रेकआउट कौन सा होगा, नीचे वाला या ऊपर वाला। तो अगर आप देखें बोलिंजर बैंड में 3 लाइन है, ऊपर वाली काली लाइन को बोलते हैं अपर बैंड, नीचे वाली काली लाइन को बोलते हैं लोअर बैंड और बीच वाली काली लाइन को बोलते हैं एवरेज बैंड, एवरेज लाइन कह लो, एवरेज बैंड कह लो, या उसको आप बोल देते हैं मीडियन लाइन या मिडल लाइन। तो अगर आप देखेंगे कि जो पहले जितने भी कैंडल्स थे वो कहीं ना कहीं ऊपर वाले बैंड के नजदीक थे और उसको छूने की कोशिश कर रहे थे। अब आप देखेंगे तो ऊपर वाले बैंड से कैंडल दूर होते जा रहे हैं और आप पिछले 4 दिनों में अगर आप देखेंगे 3 कैंडल तो मीडियन लाइन के नीचे बने, एवरेज लाइन के नीचे बने, और वो कोशिश कर रहे हैं जैसे लोअर बैंड को टच करने की। तो कहीं ना कहीं इस बोलिंजर बैंड की अगर हम बात करें तो हमें कहीं ना कहीं बेरिश आउटलुक ही नजर आती है। अब बात करते हैं आपके MACD चार्ट की। MACD चार्ट में देखिए चोंच बिल्कुल मिलन मिलान हो रही है। आप देखिए तो सही, ना के बराबर गैप हो गया, देख रहे हैं आप, बहुत हल्का सा लाल जो क्या बना है आज, हिस्टोग्राम। और आप पिछले कई दिनों से देखेंगे लगातार लाल हिस्टोग्राम बन रहे हैं और एक ही दिन सिर्फ हरा हिस्टोग्राम बना है। और आज तो चोंच बस मिलते मिलते रह गई और मुझे लगता है आज नहीं तो कल, अब आज नहीं तो कल तो आज तो निकल गया और कल छुट्टी है यानी मंडे ट्यूसडे को कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये बेयरिश क्रॉसओवर बना देगी। बाकी भाई ये बाजार है, बाजार वो करता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होती। अब RSI पे देखिए कि वीकनेस जारी है, RSI गिरकर लगभग 47 से भी नीचे आ चुका है। 50 पे न्यूट्रल होता है, 80 पे ओवरबॉट होता है, 20 पे ओवरसोल्ड होता है। इस वक्त वो बराबर नीचे की तरफ जा रहा है और कमजोर होता जा रहा है। तो कहीं ना कहीं RSI पे देखें तो बेरिशनेस की टोन है, MACD पे देखें तो खासा बेरिश है, बोलिंजर चार्ट पे देखें तो वहां भी कहीं ना कहीं आपकी बेरिशनेस ही दिखा रहा है क्योंकि आपकी एवरेज लाइन से नीचे कैंडलें आ गई हैं। और अगर इंडिविजुअल कैंडल को देखें तो बेरिश कैंडल ही बनी है और गिरकर बनी है। तो ओवरऑल अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की प्योर बात करें तो बाजार कमजोर नजर आ रहा है और ऐसा लगता है आने वाले वक्त में ये कमजोरी कंटिन्यू रहेगी। बाकी साहब एक बात क्लियर कर दूं, ये शेयर बाजार है, इसमें होता वो है जिसकी हमने कई बार कल्पना नहीं की होती। क्यों? क्योंकि करने वाला इधर कौन है? ऑपरेटर। या तो ऑपरेटर एरिया का दिमाग घूम गया, उसने उल्टा कर दिया तो हम सब उल्टे हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हाँ अंदाजा लगाइए पर 100% विश्वास करके या उम्मीद करके मत चलिए। मन में कहीं ना कहीं कोने में दिमाग में रखिए कि यार उल्टा भी हो सकता है, पंगा भी हो सकता है, शॉक भी लग सकता है। आइए अब बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। सबसे पहले कॉल्स को देखिए भाई, कॉल में लगातार जो कल हुआ था वही आज हुआ है। 10,000 के लेवल पे देखेंगे तो ओपन इंटरेस्ट कम हो गया और 9,500 के लेवल पे ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, 9,000 पे भी ओपन इंटरेस्ट बना है। हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट है वो 10,000 पे है और सेकंड हाईएस्ट 9,500 पे है। तो कहीं ना कहीं 9,500 एक मजबूत आपका रेसिस्टेंस बन के आ रहा है और 10,000 की रेसिस्टेंस कम हो रही है, ऑल्दो 10,000 पे ओपन इंटरेस्ट 9,500 से ज्यादा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि 9,000 भी कहते हैं चढ़ता हुआ सितारा है, वहां पर भी ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और लगता है एक आध दिन में अगर यही हालात रहे तो ये 10 लाख से ऊपर निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप कॉल को देखें तो आप देखेंगे रेसिस्टेंस का लेवल नीचे की तरफ झुक रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। कहीं ना कहीं इंडिकेशन साफ है। आपको क्या लग रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए और अगर आप मेरी बात से सहमत है तो लाइक का बटन दबाइए। आइए बात करते हैं पुट की। पुट पे भी देखेंगे अगर आप तो आपको यही नजर आएगा कि भाई जो आपका ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 9,000 के लेवल पर हाईएस्ट है और स्टेबल्स है, हल्का सा कमी हुआ है और 8,500 के लेवल पे हल्का सा बढ़ा है और 8,000 पे हल्का सा कम हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम यहां नजर आ रहा है कि 9,000
कमजोर हो रहा है और 8500 स्ट्रॉन्ग हो रहा है। यानी पीछे जो हम बाजार की रेंज देखा करते थे 9000 से 9500, वो कहीं ना कहीं स्लिप होकर 8500 से 9000 की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। झटके से तो आती नहीं है, झटके से आप यहां बैठे झटके से अमेरिका थोड़ी पहुंच जाएंगे, समय लगेगा। इसी तरह अगर रेंज बदलता है बाजार तो वो थोड़ा समय लेता है। तो कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन जरूर समय दिख रहे हैं कि जो बाजार है अपनी रेंज बदल रहा है इस वक्त। यानी सपोर्ट जो है 9000 से 8500 की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है और रेजिस्टेंस 10000 से 9500 और 9500 से 9000 की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो यानी बैंड जो है वो लोअर साइड पे मूव कर रहा है और बाकी आने वाले वक्त में पता चलेगा एग्जैक्ट क्या है। तो ये ऑप्शन की अगर हम कॉल और पुट को एनालाइज करें तो उससे यही नजर आ रहा है कि 9000 9500 तो है ही सही मायने में एक जोन जिसमें बाजार को रहना चाहिए, पर वो कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है 8500 और 9000 की तरफ। ये मेरा निर्णय है, आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन, जहां पर हम टोटल ओपन इंटरेस्ट को कंसीडर करते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे 9000 पे ही अडिग खड़ा है और कहीं ना कहीं 9000 पे आज ये और बढ़ा है और सेकंड हाईएस्ट जो है 9500 है, वहां पर भी ये बढ़ा है। तो दोनों लेवल पे ये बढ़ा है और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे 8500 के लेवल पर भी ये बढ़ा है। यानी 3 लेवल ऐसे हैं 8500, 9000, 9500 जहां पर टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं बाजार को 9000 पे ही पहुंचना चाहिए, पर ऐसा लग रहा है कि 8500 भी 9000 को और 9500 को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो 9000 से तो वो काफी पीछे है, पर 9500 को अगर हालात इसी तरफ नीचे की तरफ मूव करेंगे तो हो सकता है सेकंड हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन 9500 से शिफ्ट कर हो सकता है 8500 पे आ जाए। और अगर ऐसा हो गया तो समझिए बाजार काफी मंदी की तरफ बढ़ जाएगा। अब इसका होगा कि नहीं होगा ये 2-4 दिन या कहिए 1-2 और ट्रेडिंग सेशन देखने के बाद हमें क्लियर होगा। तो आपको ये ऑप्शन चेन एनालिसिस कैसा लगता है मेरा, इसके बारे में आप जरूर बताइए। अब बात करते हैं पुट कॉल रेशियो की। इंडेक्स लेवल पे अगर आप देखेंगे कहीं ना कहीं पुट कॉल रेशियो इंप्रूव हुई है और एफएनओ लेवल पे देखेंगे टोटल लेवल पे तो वहां भी इंप्रूव हुई है। स्टॉक लेवल पे हल्की सी गिरी है। तो पुट कॉल रेशियो कुछ हद तक न्यूट्रल जोन में घूम रही है, इसमें कोई खास मजेदारी वाले इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे हैं। आइए अब बात करते हैं अपने प्यारे राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। बात करते हैं एफआईज की। एफआईज कंसिस्टेंटली माल बेच रहे हैं, एक आध दिन उन्होंने खरीदारी करी, अदरवाइज लगातार माल बेच रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे नेट बिकवाली करी है और वो भी कल से ज्यादा। कल की थी 2150 करोड़ की नेट बिकवाली और आज कर दी है लगभग 2400 करोड़ की। तो कहीं ना कहीं माल बेच के निकल रहे हैं। अगर बाइंग देखेंगे तो कल के मुकाबले कम है, सेलिंग भी कल के मुकाबले कम है, पर बाइंग ज्यादा कम है और सेलिंग कम है, इसलिए नेट सेलिंग इनकी बढ़ गई। शब्दों पे ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं डीआईज की। डीआईज बेचारे बाजार को संभाल रहे हैं, वो देख रहे हैं हमारा ये जो मित्र है एफआईज ये हमें छोड़ रहा है, ये दगाबाज हो गया, दोस्त दोस्त ना रहा। तो डीआईज ने कहा भाई ये दोस्त नहीं रहा, ये भाग रहा है तो मैं ही संभाल लूं, इसलिए वो अपनी नेट खरीदारी में लगा हुआ है। अगर आप देखेंगे उन्होंने आज नेट खरीदारी ज्यादा करी है और खासी बढ़ा दी है। कल 802 करोड़ की थी और आज 1225 करोड़ की है। इन्होंने आज ध्यान से देखा जाए अपनी खरीदारी तो कल के मुकाबले कम करी है, पर बिकवाली कल के मुकाबले ज्यादा कम करी है, जिसकी वजह से नेट खरीदारी बढ़ गई है। कैसा लगा, इस एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। अब इन दोनों दोस्तों का टोटल कर लेते हैं। तो अगर दोनों दोस्तों का टोटल करते हैं तो हम देखते हैं नेट बिकवाली हुई है कल भी और आज भी, पर आज की नेट बिकवाली कल से कम है। तो ओवरऑल ऐसा नजर आ रहा है कि एफआईज तो माल बेच के भागने के चक्कर में है और डीआईज संभालने के चक्कर में है। यानी कहीं ना कहीं से डीआईज जो है संभाल रहे हैं, कहीं डीआईज भी भागने लगे तो सोचिए बाजार कहाँ जाएगा। ऐसा लगेगा बाजार को तो कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा और वो गहरी खाई में कूद जाएगा। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय बाजारों की। अगर हम अंतरराष्ट्रीय बाजारों की बात करें तो मिले जुले से संकेत आ रहे हैं। अपना डाउ जोन्स हल्का सा गिरा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं भाई क्योंकि फिर पता चल जाएगा। डाउ जोन्स हल्का सा गिरा हुआ है लगभग 0.2%। S&P 500 गिरा हुआ है 0.31%। नैस्डैक गिरा हुआ है 0.4% के आसपास।
पर स्मॉल कैप 2000 1% से ज्यादा चढ़ा हुआ है, बदमाशी दिखा रहा है, भाइयों को दगाबाजी कर रहा है। टोरंटो की बात करें अगर हम, तो टोरंटो भी 0.78% चढ़ा हुआ है, और बोस्पा ब्राजील की बात करें तो 0.23% चढ़ा हुआ है। यानी ओवरऑल अगर संकेत देखेंगे तो फ्लैट जैसे ही है, कोई खास बात बाजार में नजर नहीं आ रही है। और जो स्मॉल कैप 2000 है वो तो है ही थोड़ा ज्यादा वोलाटाइल, इसलिए ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप 2000 जो है ज्यादा चढ़ा हुआ, वैसे ही वोलाटाइल है। अगर बाकी सब देखेंगे तो सभी में लालिमा छाई हुई है। अगर हम बात करें अमेरिकी बाजारों की, और अपने टोरंटो हो गया और ब्राजील हो गया, तो वहां हरियाली छाई हुई है। तो इसका मतलब ओवरऑल संकेत जो है मिले जुले। अगर इस वक्त मैं बात करूं अपने SGX निफ्टी 50 फ्यूचर की, तो वो खासा निफ्टी 50 के मुकाबले गिरा हुआ है। इस वक्त वो कहीं ना कहीं 9065 के लपेटे में। यानी अगर देखा जाए बाजार इस वक्त थोड़ा सा निफ्टी SGX निफ्टी फ्यूचर की बात की जाए तो जो हमारी क्लोजिंग है उससे लगभग 75-80 पॉइंट नीचे। तो अब ये सारी 70 पॉइंट कह लीजिए नीचे। तो ये सब हालातों को देख के लग रहा है कि मामला फ्लैटनेस की तरफ ही है। अब सही मायने में मंडे को पता चलेगा जब बाजार खुलेगा, क्योंकि 2 दिन तो आपकी छुट्टी है। उम्मीद करता हूं वीडियो का आनंद आ गया होगा। वीडियो का आनंद आया तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा अगर YouTube के मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन को दबाएं और आपको नजर आएगा सिल्वर गोल्ड डायमंड के प्लान, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। और उनके अलग अलग लेवल की डिटेल्स हैं। सबसे ज़्यादा शेयरिंग जो होती है वो गोल्ड डायमंड में होती है, टेक्निकल एनालिसिस गोल्ड और डायमंड में होता है, डायमंड में GTTs भी होते हैं, और सिल्वर के अंदर सारे सेफ चीज़ें होती हैं। म्यूचुअल फंड्स हो गए, ये 2 स्मॉल केस हैं, सारे के सारे ना पर्क्स आपको दिखे जाएंगे जब आप ज्वाइन का बटन दबाएंगे। तो जो लेवल आपको पसंद हो वो करें। कई बार आप मेरे से पूछते हैं कि सर आपको कौन सा पसंद है, मैं ये कहूँगा सारे प्लान बहुत रीजनेबल है। तो अगर आप मेंबर डायमंड का बनते हैं तो सबसे बढ़िया, मंथली पेमेंट है, रीजनेबल प्लान है और आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। बाकी बेटा फैसला आपका, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। मेरे लिए तो सब लोग जो हैं एक बराबर है। हाँ, इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप के सफ़ायर और रूबी मेंबर बनना चाहें तो आप जो है व्हाट्सएप करिए। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपने कोई डीमैट अकाउंट खोलना हो, कोई म्यूचुअल फंड में अप्लाई करना हो, तो सबके रेफरल लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर अच्छी किताबें भी पढ़नी है ना स्टॉक एक्सचेंज की, तो उसके रेफरल लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऊपर आ रहा है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको अगर आपने ज्वाइन नहीं करा तो आपकी लाइफ होगी डीला डाला, और इसको कर लिया ज्वाइन तो आपकी लाइफ होगी जिंगा लाला। तो इसको ज़रूर ज्वाइन करिए, क्योंकि डेली सुबह आपको यहाँ गुड मॉर्निंग अपडेट्स और कॉर्पोरेट टिडबिट्स मिलते हैं। इसके अलावा जो मैं सुबह बाजार सुबह और शार्क मार्केट अर्ली मॉर्निंग अपडेट्स देता हूँ, इंग्लिश के अंदर पॉडकास्ट देता हूँ, उसका लिंक भी आपको यहाँ मिल जाता है। तो इसको मत मिस करिए, इसको ज्वाइन करके लाइफ को झिंगा लाला कर लीजिए। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट में बहुत 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 पैसा कमाएं। बाय बाय।